हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल का ये जून 2021 का संस्करण। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण के जून 2021 के संस्करण को कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो क्रॉनिकल का वीडियो है ये कंप्लीट वीडियो नहीं है। मतलब कि क्रॉनिकल की बुक में जितना भी करंट अफेयर्स दिया गया है और प्रतियोगिता दर्पण में दिया गया है, तो प्रतियोगिता दर्पण के वीडियो को बना दिया गया है। मतलब उन सारे टॉपिक्स को प्रतियोगिता दर्पण के वीडियो में कवर कर लिया गया है, और जो रेस्ट एक्स्ट्रा टॉपिक है क्रॉनिकल का, सिर्फ उसे ही इस वीडियो में कवर किया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम से। ठीक है, राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला है डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल, यानी DSRV। ये डीप सबमर्जेंस राहत पोत जो है वो भारतीय नौसेना ने इंडोनेशिया की पनडुब्बी KRI नांगल 402 की खोज और बचाव के प्रयास में उसको सहायता के लिए भेजा था। तो देखिए, अगर आपने प्रतियोगिता दर्पण के वीडियो को अगर देखा होगा तो उसमें मैंने एक टॉपिक कवर किया था कि इंडोनेशिया की जो नौसेना थी पनडुब्बी समुद्र में डूब गई थी, जिसमें 53 नौसैनिक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो हुआ यूँ था कि 21 अप्रैल 2021 को एक अभ्यास के दौरान इंडोनेशिया का एक नौसेना का पनडुब्बी जिसका नाम है KRI नांगल 402, ये जो है बाली के तट के निकट लापता हो गया था। ठीक है, और 5 दिन के बाद ये पनडुब्बी का मलबा मिला था। कहाँ से? तो बाली द्वीप से लगभग 96 किलोमीटर उत्तर में। ठीक है, बाली द्वीप पे लापता हुआ था, लेकिन वहाँ से लगभग 96 किलोमीटर उत्तर में पाया गया था। और कहाँ मिला? तो लगभग 838, ठीक है, 838 मीटर गहरे समुद्र में ये पाया गया था 24 अप्रैल को। ठीक है, 21 अप्रैल को गुम हुआ और 24 अप्रैल को पाया गया। देखिए, और इसका जो क्षमता था वो कुल लगभग आपको 500 मीटर गहराई में जाने का क्षमता था, लेकिन ये पाया गया कहाँ? 838 मीटर में। ठीक है, इसमें कुल 53 मतलब 53 नौसैनिक सवार थे, उन सभी की इसमें मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब देखिए, ये जो KRI नांगल 402 है, इसको भेजा भारत सरकार ने, और दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में भारत सरकार है जो कि DSRV की मदद से निष्क्रिय पनडुब्बी की तलाश कर सकता है। ठीक है, देखिए, ये जो है वो साइड स्कैन सोनार और दूरस्थ संचालित वाहन का उपयोग करता है, जिससे कि 1000 मीटर की गहराई तक पनडुब्बी का पता लगाया जा सकता है। अब देखिए, DSRV के बारे में देखिए, तो क्या होता है कि पनडुब्बी का जो सफलतापूर्वक पता लगाने के बाद क्या करता है DSRV कि एक उप मॉड्यूल जिसे पनडुब्बी बचाव वाहन, जिसको कहते हैं सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल, मतलब SRV, सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल, ये जो है डूबी हुई पनडुब्बी के पास फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और SRV का इस्तेमाल जो है वो पनडुब्बी में फंसे लोगों को आपात आपूर्ति के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है लोग धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो देखिए, एक याचिका था जिसमें कहा गया था कि अदालत को केंद्र और राज्य को काले जादू, अंधविश्वास और धमकी या रिश्वत के माध्यम से जो जबरन धर्मांतरण हो रहा है उसको नियंत्रण करने का निर्देश देना चाहिए। ठीक है, उसी में डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का कि 9 अप्रैल 2021 को कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो जबरन धर्मांतरण को नियंत्रण करने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध संबंधी जो याचिका है उसकी सुनवाई करते हुए, उससे इनकार करते हुए कहा कि 18 वर्ष का जो 18 वर्ष है या 18 वर्ष से जो अधिक उम्र के लोग हैं उसको धर्म चुनने का स्वतंत्रता मिला हुआ है। ठीक है, किसके तहत? ये तो हमें अनुच्छेद 25 देता है। ठीक है, हमारा जो भारत का संविधान है, संविधान का अनुच्छेद 25 के तहत हमें मौलिक रूप से जो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाले बिना धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार देता है। ठीक है, और ये भी कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म और जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है, और इसमें अदालत किसी भी व्यक्ति के धर्म या जीवन साथी की पसंद को जो फैसला है उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या योजना। तो देखिए, ये विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या योजना जो है, जिसको इंग्लिश में कहा जाए तो यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी ULPIN, ये जो एक योजना है ये इस साल 2020-21 में कुछ राज्य में शुरू किया गया है और मार्च 2022 तक देश भर में लागू किया जाएगा। इसको आप इस तरह से लेके चलें कि ये आधार फॉर लैंड है,
ठीक है, मतलब भूमि के लिए आधार संख्या है, ये उस तरह से है। ठीक है, 1 वर्ष के भीतर प्रत्येक भूखंड को 14 अंकों का पहचान संख्या दिया जाएगा। ठीक है, भूखंड की पहचान जो है वो भूखंड के देशांतर, अक्षांश, निर्देशांक के आधार पर की जाएगी और विस्तृत सर्वेक्षण और भू संदर्भित जो संपत्ति मानचित्र पर निर्भर होगी। ये जो भू संदर्भित भू संपत्ति मानचित्र है उसको कहा जाए इंग्लिश में तो जियो रेफरेंस्ड कैडेस्ट्रल मैप। ठीक है, वो हो गया। और आगे देखा जाए तो ये जानकारी जो है वो डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम जो है उसके भाग के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत की गई एक संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नैनो स्निफर। देखिए, नैनो स्निफर जो है वो विश्व का पहला माइक्रो सेंसर आधारित एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर है। ठीक है, ETD मतलब एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर डिवाइस। ठीक है, देखिए ये 9 अप्रैल 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस नैनोस्फेयर का जो लोकार्पण किया। ये 10 सेकंड से भी कम समय में विस्फोटक का पता लगा सकता है। ये सैन्य, पारंपरिक और घर में निर्मित जो विस्फोटक के सभी वर्गों का पता लगाता है। नैनो स्निफर जो है वो सूर्य के प्रकाश में पढ़ने योग्य कलर डिस्प्ले के साथ दिखाई और सुनाई देने योग्य चेतावनी देते हैं। मतलब कि जो ये मशीन है आप इसको सनलाइट के रोशनी में भी आप इसको पढ़ सकते हैं कि इसके डिस्प्ले पे क्या आ रहा है और सुन सकते हैं कि ये क्या बता रहा है। ठीक है, पढ़ने योग्य इसका डिस्प्ले दिया गया है। फिर नैनो स्निफर जो है वो विस्फोटकों की नैनोग्राम मात्रा का पता लगाने का काम करता है और इसके परिणाम कुछ सेकंड में देता है। मतलब ये जो नैनो स्निफर है वो विस्फोटक का नैनोग्राम का मात्रा मतलब बहुत छोटा मात्रा जो है उसका भी पता लगा सकता है और ये आपको परिणाम जो है कुछ सेकंड में दे देता है। देखिए, ये जो नैनो स्निफर है एक देखा जाए तो अनुसंधान, विकास और निर्माण के संदर्भ में नैनो स्निफर जो है वो 100% मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको IIT बॉम्बे की इंक्यूबेटर स्टार्टअप नैनो स्निफर टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सार्थक। सार्थक पहल। सार्थक का फुल फॉर्म देखा जाए तो वो होता है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, ये पहल जो है वो अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में शुरू किया गया। ये हुआ यूं कि 8 अप्रैल 2021 को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सार्थक पहल शुरू किया जो कि देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में मदद करेगी। ठीक है, सार्थक के कार्यान्वयन से 25 करोड़ छात्रों और 15 लाख विद्यालयों और 94 लाख शिक्षकों सहित सभी हितधारकों को लाभ होगा। ये बच्चों और युवाओं के लिए जो वर्तमान और भविष्य की विविध राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौती का सामना करने का एक मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, देखा जाए तो ये उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 20 में भारत की परंपरा, संस्कृति और मूल्य प्रणाली के साथ साथ 21वीं सदी के कौशल को समझने में सहायता करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म। तो देखिए, एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म को अगर हम इंग्लिश में कहें तो इसका नाम है इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसको 5 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से इसका शुरुआत किया गया। और देखा जाए तो जो वर्तमान में इस्तेमाल किया जा रहा है एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम मतलब इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम, उसी का अगले पीढ़ी का ये अत्यधिक परिष्कृत संस्करण है। ठीक है, देखिए ये जो IHIP है मतलब इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है, उसके नए संस्करण में भारत के रोग निगरानी कार्यक्रम के लिए डेटा प्रविष्ट और प्रबंधन होगा। और पहले 18 बीमारियों की तुलना में अब ये कुल 33 रोगों पर नज़र रखने के अलावा ये डिजिटल मोड में लगभग रियल टाइम डेटा को सुनिश्चित करेगा और काम करने के पेपर मोड तरीके को समाप्त कर देगा। देखा जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये भारत का जो ये इस तरह का जो उन्नत रोग निगरानी प्रणाली है अपनाने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया है भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है वीरांगना ऑन व्हील। तो देखिए, ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच करने के लिए वीरांगना ऑन व्हील सेवा शुरू किया है, जो कि महिला को उनके घर पर जाकर त्वरित मदद करेगा और उनकी शिकायतों को दर्ज करेगा। ठीक है,
राज्य के सभी पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। हेल्प डेस्क की महिला कांस्टेबल के लिए कुल 135 दोपहिया वाहन को हरी झंडी दिखाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अरुणाचल प्रदेश में एक नई पक्षी प्रजाति की खोज हुई है। तो देखिए ये जो पक्षी है इसकी पहचान की गई है 3 बैंडेड रोज फिंच के रूप में। ये बेसिकली आपको दक्षिण चीन का निवासी है और भूटान में भी ये पाया जाता है। 3 बैंडेड रोज फिंच वाला जो फ्रिंजिलिंडे प्रजाति का संबंधित जो ये विशिष्ट एक शंक्वाकार चोंच वाला पक्षी है। ठीक है, और ये भारत में पक्षी परिवार में 1340वां प्रजाति बन गया है इसके बाद। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर। इसमें पहला टॉपिक है भारत अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी। तो देखिए ये 22 अप्रैल 2021 को लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट के दौरान भारत अमेरिकी जलवायु स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी की शुरुआत की गई। अमेरिका ने कहा कि 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 50% से 52% का कटौती करने का एक नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है और भारत के द्वारा 2030 तक 450 मेगावाट का अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इसका जो उद्देश्य देखा जाए तो वित्त जुटान, स्वच्छ ऊर्जा परिनियोजन को गति देना, उद्योग, परिवहन, बिजली और भवन क्षेत्र में जो कार्बन मुक्त करने के लिए आवश्यक नवीन स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और विस्तार करना। ठीक है, और जलवायु संबंधी जो प्रभाव हैं उसके जोखिम को मापन, प्रबंधन और अनुकूलन हेतु क्षमता निर्माण करना है। ये साझेदारी जो है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 मुख्य पथ हैं, उसी पे ये आगे बढ़ने वाला है। एक है रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मतलब स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, और जलवायु कार्रवाई और वित्त संग्रहण संवाद मतलब कि क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, जो कि मौजूदा प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला का निर्माण करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है नासा और स्पेस एक्स का क्रू 2 मिशन। तो देखिए नासा जो है वो अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है और स्पेस एक्स जो है ये एक प्राइवेट कंपनी है स्पेस के लिए और इसके मालिक है एलन मस्क। ठीक है, देखिए 23 अप्रैल 2021 को नासा और स्पेस एक्स ने क्रू 2 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को एक बार प्रयुक्त हो चुके रॉकेट और यान को नए सिरे से बनाकर फ्लोरिडा स्थित जो नासा का कैनेडी स्पेस सेंटर है वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भेजा। ठीक है, अब देखिए 4 सदस्य टीम था जिसमें अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे सेन किम्ब्रोग और मेगन मैकआर्थर, फिर फ्रांस के थॉमस पेस्क्वेट और जापान के अकिहिको होशिदे। ये 4 सदस्य थे। ठीक है, क्रू 2 के सदस्य जो है वो 6 माह के दौरान मुख्यतः अंतरिक्ष अध्ययन में ऊतक चिप्स मतलब जिसे कहते हैं टिश्यू चिप्स के श्रृंखला जारी रखने का ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, ये टिश्यू चिप्स जो होता है वो मानव अंगों की छोटे छोटे प्रतिरूप होते हैं। ठीक है, इनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो कि मानव शरीर की भांति व्यवहार करती हैं। और देखा जाए तो ये जो वाणिज्यिक मिशन है नासा और स्पेसएक्स का, ये 6 में से ये दूसरा है। कुल 6 होने हैं जिसमें से ये दूसरा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 मतलब वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021। ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुल 156 देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, भारत का स्थान 140वां था, स्कोर 0.625 है। अगर देखा जाए 2020 में तो कुल 153 देशों का जो सूची आया था उसमें भारत 112वें स्थान पर था, लेकिन इस बार 156 देशों में भारत 140वें स्थान पर चला गया जेंडर गैप में। ठीक है, अब देखिए पहले स्थान पे है आपको आइसलैंड। लैंगिक समानता के लिए आइसलैंड जो है दुनिया का सबसे अच्छा देश रहा। और फिनलैंड दूसरे स्थान पर, नॉर्वे तीसरे स्थान पर, न्यूजीलैंड चौथे स्थान पर और स्वीडन 5वें स्थान पर रहा। ठीक है, अंतिम से अगर 3 देश देखा जाए 156वें से तो 156वें स्थान पे है अफगानिस्तान, 155 पे इराक, 154 पर पाकिस्तान। अब देखा जाए भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति तो बांग्लादेश 65वें स्थान पे है, नेपाल 106 पे, चीन 107 पे, श्रीलंका 116 पे, भूटान 130 और पाकिस्तान 153 पे है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2021। तो देखिए ये 15 अप्रैल 2021 को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, जिसका शीर्षक था मेरा शरीर
मेरा अपना है, मतलब माई बॉडी इज़ माई ओन। अब देखा जाए इसमें भारत की स्थिति, तो भारत की स्थिति अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 मतलब कि 2015-16 में के जो अनुसार देखा जाए तो वर्तमान में केवल 12% विवाहित महिलाएं हैं। मतलब कि आपको 15 से 49 वर्ष की जो विवाहित आयु की जो महिलाएं हैं वो अपनी स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती हैं, मात्र 12%। उसके बाद 63% जो विवाहित महिलाएं हैं वो जीवन साथी के परामर्श से निर्णय लेती हैं, और एक चौथाई महिलाएं मतलब जो 23% महिलाएं हैं उसको पूरी तरह से देखा जाए तो उनकी स्वास्थ्य के देखभाल का जो निर्णय लेते हैं वो जीवन साथी ही लेता है। ठीक है, देखिए ये तो भारत का स्थिति था। अगर देखा जाए वर्ल्ड में तो लगभग 57 ऐसे विकासशील देश हैं जो कि लगभग आधी महिलाओं को अपने शरीर के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और ये महिलाएं गर्भ निरोधक का उपयोग करने, स्वास्थ्य देखभाल की मांग करने और यहाँ तक कि अपनी काम वासना जो सेक्सुअलिटी है उसके संबंध में भी खुद निर्णय नहीं ले सकती हैं। ये कुल लगभग 57 विकासशील देशों की स्थिति है। ठीक है, और आंकड़ों में ये भी बताया गया है कि लगभग 55% महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा, गर्भ निरोधक का उपयोग करने और यौन संबंध के लिए हाँ या ना कहने का विकल्प चुनने पर भी पूरा अधिकार हासिल है। ठीक है, कितना? लगभग 55% महिलाओं को। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मंगल ग्रह के वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने में कामयाबी। तो देखिए हुआ यूं कि 20 अप्रैल 2021 को नासा का जो मंगलयान है जो परसिवरेंस ने मंगल ग्रह के वायुमंडल में विद्यमान जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे ऑक्सीजन बनाने में कामयाबी हासिल की है। तो देखिए ऑक्सीजन गैस बनाने का जो कार्य है वो रोवर यान में एक मॉक्सी नाम का था। मॉक्सी नाम का एक छोटा इकाई में किया गया। मॉक्सी का फुल फॉर्म है द मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ये कुल 5 ग्राम ऑक्सीजन बना सका है वहाँ पर। ठीक है, जो कि मंगल ग्रह में किसी व्यक्ति के करीब 10 मिनट तक सांस लेने के लिए काफ़ी है। अब मंगल ग्रह के वायुमंडल में अगर देखा जाए तो लगभग 96% 96% सांद्रता में कार्बन डाइऑक्साइड का बाहुल्य है, और अनुमान है कि मॉक्सी प्रति घंटे 10 ग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर। इसमें पहला है आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया मर्चेंट स्टैक। तो देखिए ये 29 अप्रैल 2021 को व्यापक डिजिटल बैंकिंग सेवा जो मर्चेंट स्टैक शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो खुदरा व्यापारी को सशक्त बनाना होगा, मतलब एक ही जगह पर बैंकिंग समाधान और मूल्य वर्धित सेवाएं उपलब्ध कराना होगा। इसका मोबाइल ऐप है इंस्टाबेज, इसी के जरिए होगा, इंस्टाबेज के जरिए। और व्यापारी जो है बिना किसी पेपर वर्क के 25 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त हुए। तो देखिए एचडीएफसी बैंक के जो अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो है अतनु चक्रवर्ती। ठीक है, और ये 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड का गठन। तो एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपने पूर्ण स्वामित्व वाला जो सहायक कंपनी है एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड, उसका गठन का घोषणा किया है। 1 अप्रैल 2021 से लागू भी हो गया है। भारत बिल पे ग्राहकों का जो विभिन्न आवर्ती भुगतान सेवा प्रदान करता है, जिसमें कि आपको बिजली, दूरसंचार, डीटीएच, गैस, शिक्षा, पानी, नगरपालिका कर, फास्टैग रिचार्ज, ऋण चुकौती आदि के लिए इसमें शामिल किया गया इस भुगतान में। ठीक है, इस ये ऐप में जो है आपको ये सारा चीज़ फैसिलिटी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है इंडियन ओवरसीज बैंक ने अर्नेस्ट और यंग को नियुक्त किया है अपना डिजिटल सलाहकार। तो देखिए अप्रैल 2021 में अर्नेस्ट एंड यंग अपना डिजिटल सलाहकार के रूप में से नियुक्त किया गया। ठीक है, परिसंपत्ति और डेटा उत्पाद के सहित बैंकिंग सेवाओं के डिजिटलीकरण को तेज करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको PNB@ईज डिजिटल पहल। तो देखिए PNB@ईज डिजिटल के तहत वीडियो KYC के माध्यम से ऑनलाइन बचत खाता खोलना, तत्काल पूर्व स्वीकृत ऋण, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से तत्काल डीमेट अकाउंट और बीमा सुविधा यानी इंश्योरेंस फैसिलिटी, ये सब दिया जा रहा है PNB@ईज के तहत।
ये वीडियो केवाईसी होता है। ठीक है, देखिए PNB@is सुविधा पूरे भारत में चिन्हित किए गए कुल 165 स्थानों में से शुरू किया जाएगा। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक का जो PNB@is है उसको चिन्हित किए गए कुल 165 स्थानों में इसको शुरू किया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। अब मूव करते हैं हम लोग पुरस्कार और सम्मान की ओर। तो पहला आपको इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2021। तो देखिए इसके विजेता रहे हैं सुंदरम सतीश। ठीक है, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, रामनाथपुरम वन रेंज के अधिकारी हैं। फिर आपको सुंदरम सतीश को मन्नार मरीन नेशनल पार्क की खाड़ी में उनके कार्यों के लिए इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021। तो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जो दिया गया है इसके विजेता रहे हैं वैज्ञानिक डॉक्टर कृति के कारंथ। ये पहली भारतीय और एशियाई महिला बनी है इसकी विजेता। ठीक है, देखिए बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज के ये मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें, कलिंग रत्न पुरस्कार 2021। तो इसके विजेता हैं विश्वभूषण हरिचंदन, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। ठीक है, ये जीते हैं कलिंग रत्न पुरस्कार 2021, विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट की ओर, मतलब नियुक्तियां। तो देखा जाए तो नए राजस्व सचिव जो बने हैं वो बने हैं तरुण बजाज। फिर आपको वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव बने हैं अजय सेठ। फिर चेन्नई गणितीय संस्थान के निदेशक नियुक्त किए गए हैं प्रोफेसर माधवन मुकुंद। फिर बजाज ऑटो के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं नीरज बजाज। और नैस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं रेखा एम मेनन। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग निधन की ओर, जिसमें पहला है मनोज दास। मनोज दास जो है वो 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रख्यात उड़िया और अंग्रेजी लेखक थे, जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपको मोहन एम सांतन गौदर। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति, 62 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है आपको अरुण चौधरी, जो कि सशस्त्र सीमा बल SSB के पूर्व प्रमुख और 66 वर्ष की उम्र में कोरोना संक्रमण के कारण इनका निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है आपको राजन मिश्र। ये प्रख्यात शास्त्रीय संगीत गायक हैं, 70 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है आपको शंख घोष। ये प्रख्यात कवि और आलोचक, 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है सारा बेगम कबोरी, जो कि एक प्रसिद्ध बांग्लादेशी अभिनेत्री थी और ढाका में इनकी 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर है विवेक। विवेक कौन है? तो पद्मश्री से सम्मानित एक प्रसिद्ध तमिल फिल्म अभिनेता थे, कॉमेडियन थे। इनका 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है आपको चार्ल्स गेस्के। ये कि ग्राफिक्स और पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब इंक के सह संस्थापक और अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, जिनका 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया, चार्ल्स गेस्के। फिर नेक्स्ट है इसामू अकासाकी। ये 2014 की भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। ब्लू LED की खोज करने वाला और जापान का प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी, जिसका 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पुस्तकें, मतलब बुक्स। पहला बुक है आपको वेयर अबाउट्स अ नोबल। वेयर अबाउट्स अ नोबल के लेखक हैं झुम्पा लाहिरी। फिर नेक्स्ट है आपको द ऑटोमोबाइल एंड इंडियन लव अफेयर। इसके लेखक हैं गौतम सेन। फिर नेक्स्ट है आपको अंडरग्राउंड एशिया, ग्लोबल रिवोल्यूशनराइज एंड द असॉल्ट ऑन एम्पायर। इसके लेखक हैं टिम हार्पर। फिर आपको नेक्स्ट है द वॉर दैट मेड R&AW। ये है अनुषा नंद कुमार और संदीप साकेत, इनके लेखक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है इसमें पुस्तक अख्तरी द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर। तो इसके लेखक हैं यतेंद्र मिश्रा और मनीषा तनेजा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपको कर्मा अ योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी। इसके लेखक हो गए आपको सदगुरु जग्गी वासुदेव। फिर नेक्स्ट है इंडिया ऑन माई माइंड। इसके लेखक हैं उदय बालकृष्णन। नेक्स्ट है आपको ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर। इसके लेखक है डॉक्टर M रामचंद्रन। फिर नेक्स्ट है आपको मी एंड माँ। इसके लेखक हैं दिव्या दत्ता। चलिए नेक्स्ट देखें।
अब मूव करते हैं हम लोग खेलकूद की ओर। खेलकूद में पहला है आपको चर्चित खेल व्यक्तित्व। पहला इसमें आपको अर्जुन कल्याण। अर्जुन कल्याण के बारे में अगर देखें तो ये एक 18 वर्षीय चेन्नई के हैं रहने वाले, जो कि सर्बिया में जो आयोजित हुआ था ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन रूजना जोरा 3 2021, उस टूर्नामेंट में भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने। ठीक है। फिर आपको रविंद्र जडेजा, ये आईपीएल में 2021 के आईपीएल में एक मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के अगेंस्ट इन्होंने हर्षल पटेल की बॉलिंग पे, जो कि आखिरी ओवर फेंकने आए थे, उस एक ओवर में 37 रन बनाए, मतलब एक नो बॉल रहा था। ठीक है। और अब ये रिकॉर्ड रविंद्र जडेजा और क्रिस गेल के नाम है, मतलब क्रिस गेल ने भी ये रिकॉर्ड बना रखा है और अब रविंद्र जडेजा ने बनाया। फिर नेक्स्ट है आपको मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो है वो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में एक नया क्लीन एंड जर्क विश्व रिकॉर्ड बनाकर कांस्य पदक हासिल किया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपको दूती चंद। दूती चंद को अगर देखा जाए तो इन्हें छत्तीसगढ़ की वीरनी अवार्ड दिया गया है। फिर नेक्स्ट आपको दिलहारा लोकू हेतिगे, जो कि श्रीलंका के इस वर्ष क्रिकेट को आईसीसी एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल ने आईसीसी भ्रष्टाचार रोधी संहिता का उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर इसको 8 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपको हीथ स्ट्रीक। हीथ स्ट्रीक जो है वो जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान और कोच, आईसीसी के भ्रष्टाचार विरोधी संहिता के जो कई उल्लंघन हैं उसके आरोप के बाद 8 साल की प्रतिबंध लगा दिया गया है हीथ स्ट्रीक पे। ठीक है। और देखा जाए तो 2016 से 2018 तक जिम्बाब्वे के कोच और विभिन्न घरेलू टीमों के कोच के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका को दिखाया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है मार्च 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। आईसीसी ने अब प्लेयर ऑफ द मंथ देना अवार्ड शुरू किया है। ठीक है। जिसमें इस बार मतलब कि मार्च 2021 में भुवनेश्वर कुमार को ये पुरस्कार दिया गया है। और यही वुमेन्स में अगर देखा जाए तो मार्च 2021 का विमेंस का जो देखा जाए तो साउथ अफ्रीका के हैं लिजली ली। ठीक है। इसे दिया गया है, साउथ अफ्रीका के लिजली ली को दिया गया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत के 4 नौका चालकों ने किया टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई। तो देखिए नेत्रा कुमारन, जो कि टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। ठीक है। फिर आपको देखा जाए तो विष्णु सरवनन, और फिर तीसरा है गणपति चेंगपा, और चौथा है वरुण ठक्कर। ये चारों नौका चालकों जो हैं वो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दिवस। दिवस में पहला आपको 2 अप्रैल को मनाया गया विश्व स्वाधीनता जागरूकता दिवस, मतलब कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। इसका जो थीम था वो था इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। फिर नेक्स्ट आपको 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया, जो कि कोविड-19 से आगे सतत नौ परिवहन इसका थीम था। ठीक है। फिर 6 अप्रैल को मनाया गया आपको विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। इसकी जो थीम है वो है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी फॉर बेटर रीओपन एंड रिकवर। चलिए 7 अप्रैल में देखा जाए तो ये 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जिसका थीम था न्यायपूर्ण और स्वास्थ्य विश्व का निर्माण। फिर आपको 10 अप्रैल को देखा जाए तो विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट आता है आपको 12 अप्रैल को मनाया गया मानव अंतर्राष्ट्रीय उड़ान और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर 16 अप्रैल को मनाया गया सेव द एलिफेंट डे। फिर 17 अप्रैल को मनाया गया विश्व हीमोफीलिया दिवस। हीमोफीलिया दिवस का जो थीम था वो था अडेप्टिंग द चेंजेस सस्टेनिंग केयर इन अ वर्ल्ड। फिर आपको 18 अप्रैल को देखा जाए तो विश्व विरासत दिवस मनाया गया, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज डे। इसका जो थीम था वो था जटिल अतिल विविध भविष्य। ठीक है। फिर 19 अप्रैल में देखा जाए तो इसको मनाया गया था विश्व यकृत दिवस। फिर 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस, और 21 अप्रैल को सिविल सेवा डे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपको 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया। इसका थीम था हमारी पृथ्वी की पूर्ण बहाली करना, मतलब रीस्टोर आवर अर्थ। फिर आपको 23 अप्रैल को मनाया गया विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। फिर आपको 24 अप्रैल को मनाया गया राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। फिर 24 से 30 अप्रैल को मनाया गया विश्व टीकाकरण सप्ताह, जिसका थीम था वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर। फिर आपको 25 अप्रैल को मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस, जिसका थीम है
शून्य मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना। फिर 26 अप्रैल को देखा जाए तो उसका नाम है विश्व बौद्धिक संपदा। ठीक है। फिर 28 अप्रैल को देखा जाए तो विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा दिवस मनाया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और इसका जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। तो चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।